टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ते हैं एक और नए क्विज के साथ, जो आपकी जीत को कर देगा और भी पक्का। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार क्विज़ेस सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास है। ऑप्शन है, अपने अपने अजनबी, 55 खंबे लाल दीवारें, अनाम दास का पोथा, हरिया हरकुलिस की हैरानी। जल्दी से उत्तर कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा हरिया हरकुलिस की हैरानी। देखिए, उत्तर आधुनिक कथा शिल्प, यहाँ पर बात कर रहे हैं शिल्प की आ गई, कथा शिल्प। और उत्तर आधुनिक की, देखो जो शिल्पकार होते हैं ये गांव के होते हैं या गांव के पहले हुआ करते थे। अब तो हर कोई शिल्पकार है, ऐसी समस्या वाली बात नहीं है कि सिर्फ वही रहेंगे। तो जो शिल्पकार थे पहले, इनका नाम किससे मिल रहा है? हरिया। क्या नाम मिल गया? हरिया। ऐसा नाम मिलता है ना, हरिया, बुधिया। तो हरिया नाम हमारे सामने आ गया। और आधुनिक भी है तो हरक्यूलिस भी आ गया। यानी आधुनिक नाम भी हमारे सामने है और शिल्पी नाम। तो क्या होगा? हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। हरिया और हरक्यूलिस की हैरानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुधा और चंदर किस उपन्यास के पात्र हैं? सही ऑप्शन आपके सामने है, चूज कीजिए। नदी के द्वीप, सुनीता, गुनाहों का देवता, नीला चांद। अभी इस उपन्यास को लेकर बीच में रील्स में इतनी बाढ़ आ गई थी कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ज्यादा। मैं इससे पहले ही पढ़ चुका था, बहुत करीब 3 या 4 साल पहले मैं पढ़ चुका हूँ इससे। तो बीच में बाढ़ सी आ गई थी, कोई मजाक कर रहा था, कोई मीम बना रहा था। परंतु ये बहुत बढ़िया उपन्यास है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जानते होंगे इसे। नहीं जानते तो आगे देखते हैं। इसका सही उत्तर है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिकीकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है किसमें? गोदान में, कर्म भूमि में, रंग भूमि में या गबन में? जो भी सही उत्तर है उसे जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। भाई औद्योगिकीकरण कई उद्योग से है ना, औद्योगिकीकरण जो है कई स्थानों पर होता है। पर यहाँ पर क्या है? किसका होगा? कपड़े का, लोहे का, है ना, या किसी कास्ट का? यहाँ पर कोई ऐसा नाम नहीं है। एक ऐसा नाम है यहाँ पर जिसका औद्योगिकीकरण हुआ है। क्या है वो? रंग। क्या? रंग। या फिर रंग भूमि। आप रंग को लेके चलिए, रंग। रंग के कई सारे उद्योग लगे हैं। तो औद्योगिकीकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत कहाँ मिलता है? रंग भूमि में। याद रहेगा, रंग भूमि में। और यहां पर आपके लिए प्रश्न ये है कि इसके रचयिता कौन है? ठीक है, आपको इसका उत्तर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके रचयिता कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
देखिए, यहाँ पर एक शब्द आता है कि साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य। साहित्य परंपरा है, उसके साथ सामंजस्य बैठाया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है उससे। ठीक है। और चित्त वृत्तियों की परंपरा, देखो ऐसा कौन है यहाँ पर जिसने अपनी चित्त वृत्तियों को संभाला है, अपने मन की इच्छाओं को संभाला है और सामंजस्य दिखाया है। ऐसे सिर्फ एक ही हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और यहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रूप में। तो राम से हम अर्थ निकालेंगे, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। तो चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इसके कौन है, ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इस कथन को जरा इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए, ठीक है, पूछा जाएगा आपसे। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा? ऑप्शंस आपके सामने है, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या राहुल सांकृत्यायन। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जितने भी सिद्ध साहित्य को लेकर जो बातें कही गई हैं, वो अधिकांश किनके द्वारा कही गई है? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कही गई है। किस द्वारा कही गई? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर क्या है? राहुल सांकृत्यायन। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछते अब कम है ऐसे, परंतु वो एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में ही आता है। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया? भोजपुरी लोकगीत याद रखना। ऑप्शंस आपके सामने हैं, रविशंकर उपाध्याय, कृष्णदेव उपाध्याय, हरिशंकर उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस आप देख लीजिए और सही ऑप्शन पे टिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, भोजपुरी लोकगीतों का, लोकगीत भोजपुरी में, आप ब्रज भाषा में चलते हैं, है ना? तो ब्रज भाषा में चलते हैं, यहाँ पे भोजपुरी के बारे में बात कर रहे हैं। भोजपुर की तरफ हम जाते हैं तो कृष्ण को ज्यादा मानते हैं, जैसे भोजपुरी हो गया आपका, ब्रिज हो गया। तो भोजपुरी में क्या है? कृष्णदेव। कौन होंगे? कृष्णदेव। चलिए, अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है, जिनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी, विजय सेन सूरी, अम्बदेव सूरी। सही ऑप्शन पे टिक कीजिए। चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ से बल शब्द को ले, तो बल क्या लगाएं जो बलवान का सूचक बनेगा? बलशाली। तो यहाँ पर शाली कहाँ मिल गया हमें? यहाँ मिल गया। शाली भद्र सूरी। तो सही उत्तर क्या होगा? बी, शाली भद्र सूरी। देखिए मैं एक बात आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि हमारा जो मेन जो औचित्य है वो इस चैनल का ये है कि आपको प्रैक्टिस करवाई जाए, है ना? क्विज के माध्यम से आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे। जो ये ट्रिक्स हैं आपको याद करवाने के लिए है। जरूरी नहीं है कि ये ट्रिक्स सबको एक जैसी लगे, किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। तो आपकी अपनी ट्रिक्स भी हो सकती हैं, क्या पता मेरी ट्रिक के साथ आप अपनी कोई घटना या ट्रिक मिलाकर अपना ये क्या करें, उत्तर लिख दें या उत्तर याद कर लें। हमारा मेन औचित्य ये है कि बस आप पढ़े कहीं से भी स्वाध्याय करें, किसी चैनल के थ्रू पढ़ें या कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ें, पर अभ्यास करने के लिए हम आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इसलिए जो भी पहली बार हमसे जुड़ रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकन को जरूर दबाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधु द्वारा लिखित नवरत्न में निम्नलिखित में से किस कवि को स्थान नहीं मिला? याद रखना, स्थान नहीं मिला। ऑप्शन है, गोस्वामी तुलसीदास को, सूरदास को, मलिक मोहम्मद जायसी को, आचार्य केशवदास को। तो जो भी आपको सही उत्तर लगता है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए सही उत्तर देखते हैं। अब देखो एक बात समझना, जो ये मिश्र बंधु है ना, ये मिश्र बंधु थोड़ी सी, अगर मैं जो मुझे लगता है, हल्की सी थोड़ी हिंदुत्ववादी है ये।
मिश्र है, ब्राह्मण है, हिंदुत्ववादी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे मुस्लिम कवि को अवॉइड करने की कोशिश करी, मलिक मोहम्मद जायसी को। तो मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में मलिक मोहम्मद जायसी को नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं, ये ट्रिक है याद करने की, इसे किसी और रंग रूप में मत ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत। सही उत्तर जो आपको लगता है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर है बी, प्राकृत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, जटमल, कुमार या अधमर। जो भी आपको सही उत्तर लगता है कमेंट सेक्शन पे इसे लिख दीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी ही। आप अगर पूरा टाइप ना कर पाओ तो एबीसीडी भी आप टाइप कर सकते हैं और खुद देखिए कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अधमर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदि काल को क्या नाम दिया? ऑप्शन है चारण काल, वीर गाथा काल, संधि काल, सिद्ध सामंत काल। सही उत्तर आप गैस कर पाएंगे? मैंने अभी हिंट भी दी थी राहुल सांकृत्यायन से जुड़ी हुई, अगर आपने वो ध्यान से समझा होगा तो इसका उत्तर आप बिल्कुल सही गैस करेंगे। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही। देखो, हमने डिस्कस किया था कि राहुल सांकृत्यायन जो है वो सिद्धों को लेकर उन्होंने क्या किया है, बहुत बात करी है। ठीक है, सिद्धों को लेकर उन्होंने बहुत बात करी है, सिद्धों को ही उन्होंने ज्यादा अपने महत्व दिया है अपनी रचनाओं में। तो यहाँ पर क्या है, सही उत्तर होगा सिद्ध सामंत काल। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदि काल को क्या नाम दिया है? सिद्ध सामंत काल। ऑप्शन है, नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? ऑप्शन है जालंधर नाथ ने, गोरखनाथ ने, चौरंगी नाथ ने, मत्स्येंद्र नाथ ने। सही उत्तर आप लिख दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा गोरखनाथ। ठीक है, जो जालंधर नाथ जो थे, ये इनकी जो नाथ परंपरा है उससे उसी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप में से जो भी गोरखपुर से है वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप गोरखपुर से। हम भी तो देखें, गोरखपुर जिनके नाम पे रखा गया है गोरखनाथ, उनकी धरती से कितने लोग हमसे जुड़े हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं गोरखनाथ, सरहपाद, लुईपा, गढ़पा। जो भी आपको सही उत्तर लगता है कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आप ये समझ लीजिए कि जो हिंदी को पढ़ रहा है उसका पहला क्वेश्चन शायद यही होना चाहिए तैयारी का। तो बहुत इजी है, इजी इन द सेंस ये बहुत पूछा गया है और आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है बी, सरहपा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा? ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। जल्दी से सही उत्तर लिखिए कमेंट सेक्शन पे। चलिए देखो, अगर हम बाकी सब छोड़ते हैं, हम तीसरी आंख को लेके चलते हैं। भाई, एक आदमी है जिसकी एक आंख खराब होगी, फिर दूसरी खराब होगी, तीसरी आंख तो नहीं है ना उसके पास। उसे वो आंख कहीं और से लेनी पड़ेगी, डोनर ढूंढना पड़ेगा, फिर उससे क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और फ्री में कोई देगा नहीं, पैसों में देगा, यानी हजारों रुपए में वो देगा। तो क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को इतिहास
इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी में किस कवि ने लोक काव्य रूप मुकरी को साहित्यिक रूप प्रदान किया? ऑप्शंस है आलम ने, मज्झन ने, अमीर खुसरो ने, मुल्ला दाऊद ने। जल्दी से सही उत्तर कमेंट सेक्शन पे लिखिए। जैसे बहुत इजी है ये। मुकरी, पहेलियाँ, ये सब एक ही राइटर के हैं, एक ही रचयिता के हैं, एक ही कवि के हैं। बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं आप। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है? विरह काव्य होता है वह काव्य जिसमें प्रेम या प्रेमिका अलग हो जाते हैं और उनके प्रेम में उनकी जो दूरी है उसमें वह क्या करते हैं, दुखी होते हैं। तो उसका उत्कृष्ट उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन है खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे जल्दी लिख दीजिए। ठीक है, चलो इसका उत्तर देखते हैं। पहले ट्रिक को देखते हैं। भाई कोई भी विरह में होगा, वैसे तो विरह वाला जो व्यक्ति होता है वो एक दिन, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में तो दुख तो होता ही है। परंतु कोई अपने प्रेमी से 20 साल तक, कितना, 20 साल तक दूर रहे, तो वो तो भाई दुख की पराकाष्ठा में चले गया। वो तो बहुत दुखी हो गया है ना। तो यहाँ पर कौन है? ऑप्शन डी, बीसल देव रासो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक है कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, आचार्य हदारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उत्तर क्या होगा। ट्रिक से पकड़ते हैं। भाई दर्शन के बारे में बात कर रहा है। दर्शन कैसे होंगे? आंखों से। और आंखों का ही पर्यायवाची क्या है? लोचन। और यहाँ पे लोचन हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? इधर। नलिन विलोचन शर्मा। तो साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ किसने लिखा है? नलिन विलोचन शर्मा ने। ईसुरी किस लोक विधा के लिए विख्यात है? ऑप्शन है बदेसिया, रसिया, फाक, ख्याल। ठीक है, ईसुरी जो है किस लोक विधा के लिए विख्यात है? ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जो भी आपको सही लगता है उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। हिंट में याद देता हूं आपको कि ईसुरी क्या कर रहे हैं होली माँ। ईसुरी क्या कर रहे हैं? होली माँ। तो ईसुरी को ससुरी कर दो। ई ससुरी क्या कर रहे हैं होली माँ। तो होली का क्या होगा अर्थ? फाग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोक साहित्य की दृश्य विधा है। लोकगीत, लोक कथा, कथा, लोक गाथा, लोक नाटक। सही उत्तर आपको पता है? जल्दी से लिखिए, इसमें समय कम देंगे क्योंकि इसके ऑप्शन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। चलिए देखिए देखिए देखिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोक नाट्य। अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन है आचार्य केशवदास, आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी, आचार्य भिखारी दास, और फिर कविवर देव। सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की बात कर रहे हैं। तो इतनी डीप बात करने वाला जो होगा और इसको क्लियर करने वाला कौन होगा? देवता समान होगा। कवियों में क्या होगा वो? देव होगा, जो बच्चों के लिए क्लियर कर रहा है। तो ऑप्शन है कविवर देव। क्या आपको याद रहेगा? अच्छा, आप में से कितने हैं जिनको नहीं पता अभिधा लक्षणा व्यंजना क्या होती है? ठीक है, देखो, मुझे हमारे जो गुरुजी हैं, डॉक्टर निरंजन मिश्र जी, साहित्य अकेडमी अवार्ड विजेता है और सम्मानित है उससे। तो देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया था
कि मान लीजिए 3 विद्यार्थी हैं, सोहन, मोहन और रोहन। अब जो रोहन है, रोहन थोड़ा देखने में क्या है, मोटा है। तो सोहन यहाँ पे देखिए, चलो देखिए, सोहन है, सोहन ने कहा किससे, मोहन से, कि देखो रोहन तो फिट हो गया। क्या कहा, रोहन तो फिट हो गया। अब यहां पर जो रोहन है, रोहन को लगा इन्होंने क्या किया है, ठीक है, क्या किया है भाई, अभी तक तो सिर्फ बोल दिया, ठीक है, अभी तक क्या थी, सिंपल बोल दिया कि ये है। अब लक्षणा लगा, लक्षणा किसने लगाया, मोहन ने लगाया, और अर्थ क्या निकाल दिया इसका, कि व्यंजना कर रहा है, ये तो मजाक कर रहा है। सोहन ने एक सिंपल सी बात बोली और यहाँ पे मोहन ने उसको क्या कर दिया, पकड़ लिया। यानी सोहन जो कह रहा है वो क्या है, क्या है वो, अभिधा है, ठीक है, क्या है, अभिधा। रोहन जो समझ रहा है वो क्या है, लक्षणा, और जो मोहन समझ रहा है वो क्या है, व्यंजना। तो बस यही है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगर आपको ये समझ में आप पहली बार इस बारे में जान रहे हैं, जल्दी से लाइक बटन को दबा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसका है। ऑप्शंस हैं आपके सामने, अरस्तु का, इलियट का, क्रोचे का, रिचर्ड्स का। चलिए उत्तर को देखते हैं। इसका आंसर होगा, उत्तर होगा बी, इलियट का। आगे बढ़ते हैं। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन आपके सामने है, उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा। सही उत्तर होगा सी, रूपकातिशयोक्ति। अगला प्रश्न है, काव्य का काम कल्पना में बिंब, इमेज या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार, कॉन्सेप्ट लाना नहीं। यह कथन किसका है। ऑप्शंस आपके सामने है, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। सही उत्तर कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट के लिए। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश करदम किस विमर्श से संबंधित है। ऑप्शन है, स्त्री विमर्श से, आदिवासी विमर्श से, दलित विमर्श से, इनमें से किसी विमर्श से नहीं। तो जो भी आपको सही उत्तर लगता है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार क्विज़ेस सबसे पहले और सबसे जल्दी मिलेगी। चलिए देखते हैं। जयप्रकाश करदम, करदम कहीं ना कहीं ये साउंड कर रहा है कदम से। कदम मतलब चरण। और जो पहले जो थे, पूर्वज जो पहले के लोग थे, आज भी कुछ जगह ऐसी है जहां पर दलितों को क्या समझा जाता है, चरणों के धूल माना जाता है। ये सोचा जाता है कि ये चरण ये हमारे पाँव में पड़े रहे। तो करदम जो है ये साउंड करता है हल्का सा कदम का, और कदम जो है वो चरण का करता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, दलित विमर्श का। इसका, दलितों का, क्योंकि दलित हैं आज भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर दलितों को और उनका दमन किया जाता है। ये समझाता है कि ये हमारे चरणों की धूल से ऊपर है ही नहीं। तो उनके उनके हक के लिए जयप्रकाश करदम ने बहुत से अपने विमर्श लिखे हैं, बहुत से अपनी निबंध लिखे हैं, अपने का वो ग्रंथ भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं। तो यहाँ पर जयप्रकाश करदम जो है वो किस विमर्श से जुड़े हुए हैं, तो वह है दलित विमर्श से। करदम से आप इसको जज कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संप्रेषणीयता का संबंध किससे है। ऑप्शन है, आई ए रिचर्ड्स, मार्क्स, हर्बर्ट रीड, सार्थ। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर है आई ए रिचर्ड्स, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन है। ऑप्शन है,
क्रिकगार्ड, सास, डार्विन, नित्से। सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे जल्दी से लिखिए। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ए, क्रिक गार्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेजाइनस के औदात्य का मूलाधार किसे माना है? ऑप्शन है भाषा ज्ञान को, व्याकरण की जानकारी को, कवि की प्रतिभा को, कवि की शैली को। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। भाई देखो, अब यहाँ पे समझना, मूल आधार मतलब होता है बेस। मूल आधार मतलब क्या है? बेस। और भाई जो कवि है या कोई भी हो, उसकी प्रतिभा, प्रतिभा ही तो है उसका मूल आधार। कोई लेखक हो, कोई शिल्पकार हो, कोई भी हो इस दुनिया में, इवन कोई टीचर भी क्यों ना हो, क्या है उसका मूल आधार? हमेशा क्या होगा? उसकी प्रतिभा होगी। तो ऑप्शन आ जाएगा कवि की प्रतिभा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? ऑप्शन आपके सामने है, भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नारायण, अभिनव गुप्त। सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, ऑप्शन होगा इसका शंकुक। देखो यहाँ पर क्या है, अनुमिति कर रहा है, अनुमिति करना अनुमानम, ठीक है, अनुमिति चल रहा है यहाँ पे। तो अनुमिति अनुमान, तो अनुमान कब होगा? जब शंका होगी। तो शंकुक। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? ऑप्शन आपके सामने है, कृष्णा सोबती, उषा प्रियमवदा, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा। जो भी सही उत्तर है उसे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। चलिए, इसको ट्रिक देखते हैं और गैस करते हैं क्या होगा इसका उत्तर। भाई तब्दील निगाहें, निगाहें कब बदल जाती हैं? जब क्या होता है? दोस्ती टूटती है, आपको आवश्यकता पड़ जाए किसी की, दोस्त आपसे क्या करेगा? निगाहें बदल लेगा। तो बदलती तब्दील निगाहें, निगाहें कब तब्दील हो रही है? जब क्या हो रहा है? दोस्ती टूट रही है, दोस्ती बदल रही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी, मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण को अभेद अभेद माना है? कुछ भेद नहीं समझा है, एक ही मान लिया है। ऑप्शन है वामन, क्षेमेंद्र, कुंतक और राजशेखर। चलिए देखते हैं। भाई यहाँ पर है, विशेषता किसको मिली है? विशेष गुण आत्मा। विशेषता किसको मिल रही है? गुणों को मिल रही है। और किसके? आत्मा के गुणों को। तो यहाँ पे शरीर के बारे में कोई बात कर रहा है? शरीर के गुणों के बारे में कोई बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? आत्मा के विशेष गुण के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई कोई भी व्यक्ति क्या होगा, शरीर के बारे में वो बात नहीं करेगा जिसका शरीर थोड़ा सा ठीक ना हो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं वामन की। वामन की हाइट छोटी थी बेचारों की, तो वो कहते थे कि नहीं भाई, गुण जो है, विशेषता क्या है? विशेषता किसमें है? आत्मा के गुणों में है, कि आत्मा कैसी है उसकी। तो वामन, इसीलिए वामन ने क्या किया? रीति और गुण में कोई भेद नहीं माना। तो आपको अगर ये ट्रिक लगी है अच्छी, तो जल्दी से कर दीजिए हमें लाइक। और इसके साथ ही, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये आपके लिए काम का है और आगे आपके काम आएगा, तो क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। याद रखिए, ये जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में ये आपके बहुत काम आने वाला है। कारण इसका ये है
कि जब आप उत्तराखंड की परीक्षाओं में देखेंगे, इसका एक लेवल ऊपर जा रहा है। सामान्य क्वेश्चन लगभग सबको आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत कम को आते हैं, जो विशेष होते हैं और थोड़ा-सा उनका लेवल अप होता है। ये क्वेश्चन लगभग उसी लेवल के हैं, लगभग क्या आप ये मान लो उसी लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो सब के सब जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप भी उसे सॉल्व करोगे, पर जो सब सॉल्व नहीं करेंगे, उसे भी जब आप सॉल्व करोगे, तो ही आपकी बात बनेगी। तो इनका अभ्यास ज़रूर कीजिए, ये अभ्यास करना ही आपको क्या करेगा, आगे लेकर जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।